आदर्श। यस सर। हो गया? नो सर, अभी चल हुआ रहा है, इंस्टॉल? हो रहा है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। लास्ट टाइम क्या किया था हमने? मैथ्स ऑपरेशन। ठीक है, थैंक यू मुस्कान। मैथ्स में अगर किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नॉर्मल मैथ फंक्शंस थे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मॉड, एब्सोल्यूट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। नहीं, वो इंक्रीमेंट इसमें नहीं है शायद, या है? हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर लिया था क्या? यस। ठीक है। हाँ, तो उसमें ये था कि हमें पल्स ट्रिगर करवानी है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन वो आपको ऑलरेडी है ही है। दिया ना मैंने एक बॉटलिंग प्लांट का कि एवरी फोर्थ बॉटल इज अ फॉल्टी बॉटल, दे रखा है ना? यस सर। उसमें मैथ फंक्शन का यूज होगा अगर करना चाहे, नहीं तो लॉजिकली भी प्रूव किया जा सकता है, पर मैथ फंक्शन का यूज होगा। मूव देखा था हमने, मूव, मूव भी हो गया, ठीक है। कॉपी कर रहे हैं हम लोग, डिस्कस कर रहे थे फिर देन प्रोग्राम कंट्रोल, नहीं कन्वर्जन्स, स्केल एक्स एंड नॉर्म एक्स, कुछ डिस्कस किया था हमने इसका? यस सर। ठीक है, क्या क्या डिस्कस हुआ है बता दो, सो दैट। ठीक है, बता देते हैं। जो भी स्केल एक्स और नॉर्म एक्स है, तो ये डील करते हैं एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, अभी तक हमने किए डिस्क्रीट 0 एंड 1, अब है कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूस सिग्नल मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, और अगर कोई भी सिग्नल आता है, लेवल का आता है, फ्लो का आता है, तो वो सारे के सारे एनालॉग में रहेंगे। तो एनालॉग सिग्नल्स को पीएलसी में यूज करने के लिए हम यूज करते हैं स्केल एक्स, पहले पहले रहेगा नॉर्म एक्स, एंड देन उसके बाद आएगा हमारा स्केल एक्स। नॉर्म एक्स क्या करेगा कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल रॉ सिग्नल है उसे कन्वर्ट करेगा पीएलसी अंडरस्टैंडेबल सिग्नल में, जो कि रहेगा रेडियन में। रेडियन में, ठीक है, पीएलसी अंडरस्टैंड करेगा इस रॉ सिग्नल को रेडियन में। अब एनालॉग के हमारे पास दो टाइप के सिग्नल होते हैं, वन इज 0 to 10 वोल्ट अगर वोल्टेज ऑपरेटेड सिस्टम है तो, और अदर इज 4 मिली एम्प्स टू 20 मिली एम्प्स। और शायद ये हमने डिस्कस किया था 4 मिली एम्प और 20 मिली एम्प से क्यों यूज करते हैं। कोई ये बता सकता है कि व्हाट इज द एडवांटेज और यू कैन से डिसएडवांटेज ऑफ वोल्टेज और करंट इन मींस ऑफ सेंडिंग डेटा, और इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग डेटा और डाटा ट्रांसमिशन और रिसीविंग में, व्हाट इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वोल्टेज और करंट सिग्नल? खुद से कोई बता देगा तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर सबसे पूछूंगा वन बाय वन। सर वोल्टेज का तो एक ही नॉइस सबसे नॉइस से इंटरफेरेंस हो सकती है।
वोल्टेज हम्म ट्रांसफर। हम्म तो उसको नॉइस से बचने के लिए करंट यूज किया था। हम्म करंट। और शुभम, नहीं है। भूपेंद्र, भूपेंद्र आकाश कलोट। शुभम, क्वेश्चन पुट किया है कि एडवांटेज या डिसएडवांटेज ऑफ वोल्टेज और करंट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा और रिसीविंग ऑफ डेटा। डेटा या सिग्नल कुछ भी कह लो। तो एक तो डिस्कस किया, किसने बोला अभी? इसने आंसर दिया था अभी नॉइस का। समय। साहिल, साहिल ठीक है। शुभम बताइए। माइक नहीं चल रहा है क्या? करंट के केस में पावर लॉस होगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, शुभम ने जो लिखा है क्या सही है या गलत है? कौन एग्री करता है, कौन डिसएग्री करता है? हाथ रेज कर दो, हैंड रेज का ऑप्शन है यहाँ पे, पता लग जाएगा मुझे। अगर जो एग्री है वो हैंड रेज करें कि जो लिखा है वो सही लिखा है। अगर नहीं एग्री है तो हैंड रेज मत करना। जो हैंड रेज करेगा उनसे तो सवाल नहीं आएगा, पर जो नहीं करेंगे उनसे जरूर सवाल आएगा। कोई भी नहीं, सभी जवाब देने के मूड में। सही है। राजनंदिनी, यस सर। बताएं। करंट के केस में पावर लॉस होगा, ये लिखा है, तो क्या ये सही है? यस सर। एग्री कर रहे हो? अच्छा, एग्री कर रहे हो तो हैंड रेस क्यों नहीं किया आपने? सर श्योर नहीं। श्योर नहीं हो? क्या लगता है आपको, अगर श्योर नहीं है तो डाउट क्या है? यस सर, मतलब सही भी हो सकता है। करंट के केस में रेजिस्टेंस होगा तो कुछ हीट लॉस होगा। करंट के केस में रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस कब होता है? क्या सर? रेजिस्टेंस कब होता है, वही पूछ रहा हूँ। अगर कोई लोड होगा तभी हाँ। रेजिस्टेंस होगा ना। यस सर। हमें तो सिर्फ एक ट्रांसमिट करना है सिग्नल, वाया वोल्टेज और वाया करंट, दो मीडियम है हमारे पास। ठीक है, यस सर। तो अब लोड तो है नहीं। अगर रेजिस्टेंस आती है तो किस चीज की रेजिस्टेंस आएगी? सर वोल्टेज के थ्रू करेंगे क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करते ठीक है। कौन लोग राजनंदिनी से एग्री करते हैं? अनम्यूट कर दो, हैं। यस सर। पर म्यूट कर दो। कौन लोग एग्री कर रहे हैं, जरा हैंड रेज करो। कोई भी एक दूसरे से एग्री करके है क्या? चल कैसे रही है ये क्लास? एक ही क्लास से हो ना सारे? यूनिटी नहीं है यार क्लास में आपकी। दिव्या, Yes, sir. Sir, I agree with Rajanandani. अच्छा, एग्री हो, वोल्टेज के केस में लॉन्ग डिस्टेंस में जाएगा। Yes, sir. ठीक है। अगर करंट के केस में ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा सर। अच्छा सर। ठीक है, कोई रीजन दोगे इस चीज को डिफेंड करने के लिए कि वोल्टेज के केस में लॉन्ग डिस्टेंस में जाएगा?
सिंपल। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल। अगर हमारे पास सीरीज है, सीरीज कनेक्शन है, तो ओके सर। वोल्टेज ड्रॉप होता है या करंट ड्रॉप होता है सर वोल्टेज ड्रॉप होता है। सीरीज के केस में? यस सर। और करंट पैरेलल के केस में ड्रॉप होगा, वोल्टेज यस सर, सेम डिवाइड रहेगी। डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास है वो स्ट्रेट लाइन है। वेट अ सेकेंड, 2 मिनट। कैरी ऑन। बताइए। सर आप पूछ रहे थे सीरीज ऑफ पैरेलल वाला। हाँ, वो तो जवाब मिल गया। ठीक है, अभी तो यहाँ पे हमारा एक डाटा जा रहा है, ना कोई सीरीज कनेक्शन है ना पैरेलल कनेक्शन है, जस्ट एक मीडियम है, एक चैनल है, उसके थ्रू हमारा इधर या तो वोल्टेज के थ्रू जाएगा या तो करंट के थ्रू जाएगा। तो दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा? क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज रह सकते हैं? चलो कोई नहीं। वरुण, यस सर। बताएं। सर करंट से फ्लो ज़्यादा सही रहता है, रीजन? क्योंकि सर हमारी जो ये ट्रांसमिशन लाइन होती है वो सीरीज में होती है और वेरी गुड, करंट पूरे पाथ में सेम रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये है आंसर। इन केस ऑफ वोल्टेज और करंट, करंट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। करंट इम्यून टू नॉइज, इम्यून टू एनी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इंटरफेरेंस, और कहीं पे भी डेटा लॉस नहीं होगा। इन केस ऑफ वोल्टेज, some unwanted signals can be added because of atmospheric, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, इनकी वजह से नॉइज आ सकती है और हमारे पास एट द एंड प्रॉपर रिजल्ट नहीं होगा। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, बट वी हैव टू इंस्टॉल अ रिपीटर इन बिटवीन, जो कि एज अ एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, बूस्ट करेगा सिग्नल को, तो वो कॉस्ट इंक्रीज कर देगा। ठीक है, चलो ये तो जनरल क्वेश्चन था, वापस आते हैं अभी। तो 0 to 10 volts हमारे पास रहेंगे और 4 to 20, because there are two types of devices in any type of industry or at home. They'll work on either voltage or current. तो हमें उसके अकॉर्डिंगली अपना जो एनालॉग सेटअप है वो ऐड करना पड़ेगा। If we have a current operated, so we have to install a channel of analog input or analog output channel of current operated. If we have a voltage operated system, then we have to add a channel, that means analog input or output of voltage type. ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि चैनल भी हमने उसी हिसाब से सिलेक्ट किया। चैनल मीन्स आपका जो सिग्नल मॉड्यूल है, तो सिग्नल मॉड्यूल में कई पीएलसी में ऑप्शन होती है, बैक साइड में ऑप्शन रहता है, उन्हें हम चेंज कर सकते हैं और थ्रू सॉफ्टवेयर भी चेंज कर सकते हैं। ABCD करके 4 ऑप्शंस बने होते हैं, जिसमें माइनस, दैट मीन्स 10 to प्लस 10 वोल्ट्स होंगे, इसे कहते हैं बाइपोलर। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये है यूनिपोलर। ठीक है, तो ये दो हमारे पास सिग्नल रहेंगे, 0 to 10 वोल्ट और 4 to 20 प्रेजेंटेशन मिली। नहीं दिख रही है। मैं प्रेजेंटेशन दिखा, अच्छा ओके ठीक है, मैंने डिसेबल की है, थैंक यू। तो -10 to, अब दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये हमारे पास रॉ इलेक्ट्रिक सिग्नल है।
पीएलसी इसको अंडरस्टैंड नहीं करती, ठीक है। तो अब इसे कन्वर्ट करना है सो दैट कि पीएलसी उसे अंडरस्टैंड कर सके। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल होता है 16 बिट का। कोई भी एनालॉग सिग्नल है वो आपके पास जेनरिकली 16 बिट का ही अवेलेबल होगा, और 16 बिट मींस 2 raised to power 16, that means 0 to 6 5 5 3 6 अप्रॉक्स, ठीक है। ये हमारे पास डिजिटल काउंट आएंगे तो हमारा एनालॉग जो है वो डिजिटल में शो होगा, ठीक है। बट हमारे पास क्या है कि हमने अब हर एक एनालॉग सिग्नल में एक अपर लिमिट भी होती है और एक लोअर लिमिट भी होती है। इसे हम कहते हैं अपर ओवरफ्लो और लोअर ओवरफ्लो। अब उसके लिए भी हमारे पास बिट्स होनी चाहिए, और एक होती है हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग रेंज। जैसे कि सपोज मुझे चाहिए कि जब 0 to 10 वोल्ट हो या 4 to 20 मिली एम्पियर्स हो, तो मेरे पास सपोज अगर टेम्परेचर है तो 0 डिग्री टू मैक्स 700 डिग्री तक होना चाहिए। सपोज एक आरटीडी लगा हुआ हमारे साथ जो कि इस सिग्नल को सेंस कर रहा है, ठीक है। तो 0 to 7 डिग्री सेल्सियस, तो ये है एक ऑपरेटिंग रेंज। अब हमने इस ऑपरेटिंग रेंज को डिवाइड कर सकते हैं अदर, जहां पे हमने अलार्म्स जनरेट करने हो कि ये हमारी इस रेंज के अंदर ये परमिसिबल रेंज है। सपोज हमारे पास इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि ये टेम्परेचर तो हमें मेंटेन करना ही है, इस टेम्परेचर से ना अबव जाना चाहिए ना बिलो जाना चाहिए, ठीक है। ये टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना है। अब इस टेम्परेचर रेंज के अंदर भी एक परमिसिबल रेंज होगी जिसमें हम कुछ ऑपरेशंस करवा रहे होंगे। कि हमारे पास परमिसिबल रेंज है सपोज 30 डिग्री सेल्सियस टू 650 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी परमिसिबल रेंज है, ठीक है। ट्वेंटी 29 डिग्री और मैक्स है जो टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है उसके है। समटाइम्स इट विल गो बियॉन्ड 700 डिग्री सेल्सियस, प्लस में चला जाता है, और समटाइम्स इट विल गो ड्यू टू ये जो है वो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से ही बिलो जाएगा, ठीक है। जहां पे हम लोग किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत माइनस में भी जाता हो और प्लस में भी जाता हो, तो यहाँ पे ये जो माइनस में आएगा वो टेम्परेचर अब एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से हो सकता है या किसी लीकेज की वजह से हो सकता है। तो सपोज यहाँ पे भी बिलो में चला जाए 0 डिग्री सेल्सियस से, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 0 to 700 डिग्री, दैट मींस 0 to 10 वोल्ट्स और 4 to 20 मिली एम्पियर्स रिप्रेजेंट करेंगे 0 to 700 डिग्री सेल्सियस। अब पीएलसी कैसे समझेगा, वो समझेगा इस काउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इस काउंट में भी हमारे पास बाइपोलर ही काउंट होता है, -3 to 767 अप टू +3 to 767, यही काउंट हमारे पास अवेलेबल होगा एवरी टाइम। दैट मींस 0 to 3 to 767, ये हमारा काउंट रिप्रेजेंट करेगा 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर। दैट मींस कि जब रेंज हमारी 0 to 3 to 76 के बीच में रहेगी तो ये जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। 0 पे एट 0 काउंट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 3 to 767 काउंट इज 700 डिग्री सेल्सियस।
अब प्रॉब्लम क्या आ गया कि ये तो प्रिमिसिबल जो हमारे को टेम्परेचर मेंटेन करना है उसकी रेंज आ गई। अब सपोज इससे ऊपर चली गई या बिलो चलेगी तो उस पर्टिकुलर बिट को कैसे हम लोग रीड करेंगे? तो इसके लिए डेवलपर्स ने क्या किया कि एक मिड पॉइंट, एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेटअप की जो कि डिफाइन करेगी एक रेफरेंस रेंज को जो कि हमें दी गई है, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल है 0 डिग्री टू 700 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 0 टू 27648। अब ये जो वैल्यू है वो डिफाइन करेगी 0 टू 10 वोल्ट और 4 टू 20 मिली एम्पियर्स। एंड जब 0 होगा तो 0 वोल्ट दिखाएगा या 4 मिली एम्पियर्स दिखाएगा और यहाँ पे रहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब 27648 एट्थ काउंट आएगा तो इधर इट बी 10 वोल्ट्स और 20 मिली एम्पियर्स और 700 डिग्री सेल्सियस हमारे पास ये दिखाएगा। अब अगर इससे ऊपर जो अपर ओवरफ्लो आ रहा है हमारे पास, अगर वो आता है तो देन ये जाएगा 27649 अप टू 32767, ताकि उस पर्टिकुलर रेंज को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकें। और अगर माइनस में जाता है तो -32767, यहाँ पे -27648 तक हमारा -700 डिग्री तक रहेगा, 9 तक सॉरी। और उससे अगर नीचे जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से -700 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो उसे कैलकुलेट करने के लिए 27650 अप टू -32767 तक। तो ये आ गया लोअर ओवरफ्लो हमारे पास। ये आपको थोड़ा इसका क्लैरिफिकेशन के लिए 27648 रिटन इन लोअर केस, अच्छा ये तो अलग ही लिखा हुआ है इन्होंने, और 27649 यहाँ पे कुछ और है, नहीं यहाँ पे नहीं है, मैंने लास्ट टाइम बनाया था यार। हाउ टू राइट हाउ एनालॉग वैल्यू एंट्री फोरम, ये है शायद सीमेंस का एंट्री फोरम। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द वैल्यू 27648 हैज इम्प्लाइज बीन सिलेक्टेड। वेट अ सेकंड, आप रीड आउट करो। So the value 27648 has simply been selected as the maximum normal range value of analog signal transferred to the CPU by Siemens analog module. और it doesn't mean कि सिर्फ ये Siemens के लिए ही है, ये 27648 is a standard value for each and every controller of different vendors who are indulging, or you can say calculating or monitoring or controlling the analog signal. The numeric value is independent of the resolution of the particular analog module used. This is way to standardize all scaling of analog readings in the processor. Unipolar 27648 represents full range. Above 27648, over range value. Over range value. The specific word is over range value. Below 0, under range value. ये यहाँ पे आती है, यानी कि अगर -27649 से नीचे जाता है तो अंडर रेंज वैल्यू जाएगी, ये 0 नहीं है, माइनस। ये यूनिपोलर का दिखा रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसने यूनिपोलर।
अगर बाइपोलर है तो -27650 से अगर नीचे जाएगा वैल्यू तो अंडर रेंज वैल्यू में आएगा। हमारे 4 to 20 मिली एम्पियर्स, 0 to 20 मिली एम्पियर्स और 0 to 10 वोल्ट और -10 to 10 वोल्ट रहेंगे। इसका अगर आपने डिटेल देखनी हो तो ये चार्ट है, इसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिस्टम में मेरे लॉगिन्स है नहीं और मुझे अपना पासवर्ड भी याद नहीं है। तो ये है स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्डाइज रखा गया है सो दैट अगर अंडर रेंज और ओवर रेंज वैल्यूज आती है, जो कि हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू दी गई है, जो टेम्परेचर मेंटेन करने को दिया गया है, अगर उससे अबव वैल्यू आती है तो वो उसकी रीडिंग्स भी तो हमारे पास आनी चाहिए। तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि ये ओवर रेंज गया है, अबव 700 डिग्री सेल्सियस गया, मुझे अलार्म जनरेट करने हैं या पैनिक अलार्म्स जनरेट करना है, तो वो सब कैसे होगा? until unless it will not be measurable और calculatable। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अबव रेंज दी है और ये एक स्टैंडर्ड रेंज सेट की गई है 0 to 27648। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे वापस, आ गया पेंट, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जब भी हम 0 वोल्ट देंगे, 0 वोल्ट इज इक्वल टू 0 काउंट, और अगर हमारे पास अगर करंट है तो 4 मिली एम्पियर्स, 4 मिली एम्पियर्स और 0 वोल्ट इज इक्वल टू 0 काउंट। 20 मिली एम्पियर्स अप टू 20 मिली एम्पियर्स और 10 वोल्ट्स इज इक्वल टू 27648 काउंट्स। So now I can identify कि 0 से 27648 के बीच में मेरे पास वोल्टेज या करंट आ रहा है। अब 27648 का हाफ 5 वोल्ट्स, उसका हाफ 2 and 5.5 वोल्ट। अकॉर्डिंगली मैं वहां से अपनी वोल्टेज निकाल सकता हूँ कि इस टाइम पे मुझे कितनी वोल्टेज मिल रही है, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन कंट्रोल माय वोल्टेज एंड करंट फॉर ऑपरेटिंग द मशीन। कि अगर सपोज उसे भी ऑपरेट करना पड़े, टेम्परेचर या प्रेशर या किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए, तो मैं कर सकता हूँ। बट दीज आर रॉ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो कि पीएलसी अंडरस्टैंड नहीं करती है, तो उसके लिए हमें ये स्टैंडर्ड काउंट लेना पड़ा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम करेंगे उसे नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज मतलब हम उस पर्टिकुलर रॉ सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे पीएलसी अंडरस्टैंडेबल सिग्नल दैट विल बी इन रेडियंस, और रेडियंस हमेशा फ्लोटिंग में आते हैं। फ्लोटिंग मींस डेसिमल में आएगा जो भी कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? पहली चीज रहेगी इंटीजर, बिकॉज हमें इनपुट भी देनी है एनालॉग, इसके साथ हमारा वो एनालॉग सिग्नल कनेक्ट हुआ होगा या एनालॉग सेंसर कनेक्ट हुआ होगा, तो वो रहेगा 16 बिट का। तो इंटीजर हमने पहला डाटा टाइप लेना है। सेकंड वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, कन्वर्ट होके वो जाएगा पीएलसी अंडरस्टैंडेबल सिग्नल, जो कि रहेगा फ्लोटिंग पॉइंट में, तो रहेगा रियल। फ्लोटिंग पॉइंट का रहता है रियल। तो यहां पे रखेंगे हम लोग कि हमें चाहे करंट है या वोल्टेज है, यहां पे एक चीज स्पेसिफिक रहेगी, 0, मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्स वैल्यू 27648 ये रहेगी। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस हम लोग अपने सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे हैं सो दैट कि पीएलसी उसको अंडरस्टैंड कर सके और हम उसे प्रोग्रामिंग में यूज कर सकें। अब यहाँ पे बात है वैल्यू, तो इस जगह पे हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे? तो एट हियर वी हैव टू प्रोवाइड द एनालॉग इनपुट एड्रेस वेयर दैट पर्टिकुलर एनालॉग सेंसर इज कनेक्टेड। तो वो हम चेक करेंगे कि किस पर्टिकुलर इनपुट के साथ वो कनेक्ट है। इधर हम लोग हार्डवेयर चेक करेंगे और उसका एड्रेस चेक करेंगे कि पोर्ट नंबर 1 से कनेक्टेड है या पोर्ट नंबर 2 से कनेक्टेड है। तो एड्रेस देखने के लिए डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस डेटा, और यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास पहला जो है वो 64 है, दैट मींस IW64, IW64, W मींस वर्ड 16 बिट, और हम दो एनालॉग इनपुट्स हैं, so the next address will be IW66. So IW64 is the analog input address for first analog input and IW66 is the analog input address for second analog input. आउटपुट हमारे पास कनेक्टेड नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हम IW64 को लेते हैं, IW64। अब यहाँ पे समझने वाली चीज और है, since we are using a raw electrical signal that will be coming from the sensor, तो हमारे पास यहाँ पे ±5 to 10% एरर रहता है। इधर जब आप 0 वोल्ट पे लेके आते हो तो या तो वो 0 वोल्ट होगा, या तो माइनस में थोड़ा सा हो सकता है, या प्लस में थोड़ी सी वैल्यू होगी। अकॉर्डिंगली वी विल एडजस्ट अवर मैक्स। सपोज एट 0 वोल्ट हमारे पास आ रहे हो सपोज 10 काउंट्स, यानी कि हमारे पास 10 मिली वोल्ट का सिग्नल आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम उस हिसाब से अपना ये आगे बढ़ा लेंगे, इसमें 10 ऐड कर देंगे, 2 7 6 5 8, सो दैट कि हमारा वैल्यू बना रहे। तो ये रहता ही रहता है। कहीं होता है कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, सीधी सी बात है, कहीं होगा कि आपके पास 0 वोल्ट पे 0 वोल्ट आए, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस का रहता ही है। अब ये रियल है, अब ये जहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे यहाँ पे एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूसली वे में राइज या लो करेगा, तो अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 27648 022764 उसको कन्वर्ट करता रहेगा। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब ये रियल है तो जो डाटा हमारे पास आएगा उसे हमें कहीं सेव करना पड़ेगा, तो रियल टाइप है तो हमारे पास यूज होगी MD। इट्स अप टू यू कि आप 0 यूज कर रहे हो या क्या यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे तक हमारा डाटा कन्वर्ट होके आ गया, बट वो अभी भी हमारे अंडरस्टैंडिंग यानी कि ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, बिकॉज इट इज इन रेडियन, वो रेडियन में रहेगा। तो उसे वापस से हम लोग कन्वर्ट करेंगे काउंट फॉर्म में 0 to 27648 के काउंट में, सो दैट कि जो भी हम वैल्यू यहाँ पे डालें वो विद रिस्पेक्ट टू दिस हमारे पास यहाँ पे रहे, सो दैट इट कैन बी मेजरेबल। ये रेडियन है, रेडियन हमारी समझ से बाहर है। अगेन हम उसे स्केल करेंगे सो दैट कि हमारे पास वो वैल्यू प्रोवाइड हो जो कि हमारी परमिसिबल रेंज है। तो पहले वैल्यू में जाएगी वो रेडियन वैल्यू जो हमने स्टोर की MD4, वो यहाँ पे जाएगी। अब विद रिस्पेक्ट टू दी जनरल वैल्यू जो हमें मेंटेन करना है वो यहाँ पे रहेगा, तो रेडियन था इसलिए ये रियल में आया पहला, ठीक है। और जो नेक्स्ट है हमारे पास चॉइस है, इधर हम लोग इंटीजर में ले सकते हैं, डबल इंटीजर में ले सकते हैं, और रियल में। अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं तो आप रियल में ले सकते हो, नॉर्मल 32 बिट है तो डबल इंटीजर में ले सकते हो, और अगर नॉर्मल है 16 बिट का है काउंट के हिसाब से तो इंटीजर में भी ले सकते हो। इट्स अप टू यू ओनली। हाँ 2 मिनट गाइस, मैं ज्वाइन करता हूँ 2 मिनट।
ओके, तो हम थे यहाँ पे। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि हमें मेंटेन करना है 0 टू 700 डिग्री सेल्सियस, सपोज ये हमारा लिमिट है, तो हम लोग वो 0 टू 700 मेंशन करेंगे यहाँ पे। 0, ये पॉइंट में अपने आप ही आ जाएगा बाद में 700, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कि इस रिजल्ट को हम कहाँ स्टोर करेंगे जो कि हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आएगा। तो अब इंटीजर है तो इंटीजर भी सोच समझ के लो, MW2 ले लिया मैंने, ठीक है। 2 and 3 इसमें आ गया। तो अब जब मैं इसे सेव करूंगा, डाउनलोड, और रेस्ट हमारा वही है, कन्वर्ट कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूज करके बाकी सारी चीजें टाइमर में किया है वैसे ही यहाँ पे भी होगा। फिर प्रोसेसेस को डिफरेंशिएट करना, प्लस अलार्म जनरेट करने कि किस जगह पे अलार्म आना चाहिए, वो सब। देखो ये पॉइंट्स में अपने आप ही आ गया, ये भी पॉइंट्स में आ गया क्योंकि रेडियन में था, ये नॉर्मल हमारा MW2 है। अभी सिंस वी आर यूजिंग अ सिमुलेटर, तो हमें जो एनालॉग सिग्नल है वो खुद ही पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 बाइट का एरर है, 1 बाइट का एरर है। वेट अ सेकंड, तो अभी क्या है, यहाँ पे 1 बाइट का एरर है। 1 बाइट मीन्स यहाँ पे जो 0 टू 10 वोल्ट है या 4 टू 20 मिली एम्पियर्स है, वो काउंट्स में हमें पुट करने पड़ेंगे थ्रू वॉच टेबल, सॉरी थ्रू सिम टेबल ही, IW64।
IW64 और जो ये काउंट रहेगा वो रहेगा हमारे पास 0 to 108, यानी कि 0 पे ये 0 ही शो करेगा, बट 27648 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, यानी कि 10 वोल्ट की या 20 मिली एम्पेयर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 108 के ऊपर। तो यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो जैसे कि अभी हमारे पास है MD4 जो कि रेडियंस में है और MW2 जो कि हमारा फाइनल आउटपुट है। तो अभी दोनों ही 0 है। जैसे ही मैं यहाँ पे सपोज एक काउंट डालता हूँ 0 से 27648 के बीच में, सपोज मैंने डाल दिया 15 काउंट, अभी मेरे पास जो वोल्टेज लेवल है या जो करंट लेवल है वो ये है 0.13888। ये अभी 1 वोल्ट या 4 मिली एम्पियर्स भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो वैल्यू है वो है 97.97 या 97 डिग्री सेल्सियस। दिस इज 97 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये वोल्टेज है या करंट है हमारे पास, ये रेडियंस में है, रेडियंस को वापस कन्वर्ट किया हमने, स्केल किया 0 to 700 जो हमारी परमिसिबल रेंज है, और यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है 97 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतनी वोल्टेज पे हमारे पास 97 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर आ जाएगा। अब इसे मैं बढ़ाता हूँ और देखो यहाँ पे काउंट आ गए 3840 काउंट, यानी कि इतनी वोल्टेज जो है उस पे ये काउंट आ रहे हैं। अभी हम लेके चलते हैं यहाँ पे सपोज 15 की जगह हम लेके चलते हैं 17152, 0.62037048, ये रेडियन वैल्यू है हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग हमें वोल्टेज मिल रही है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास जो डिग्री है वो 434 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा टेम्परेचर राइज हुआ है इतने काउंट पे, और इतने काउंट जो भी वोल्टेज इसकी कैलकुलेट होगी वो रहेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधे ही लास्ट में 108, मैक्सिमम 27648 आएगा। अब ये आ गया फ्लोटिंग, ये 1 में ही रहेगा, रेडियन वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जाएगी, और ये आ गया हमारे पास 700। अब सपोज ये बढ़ता है, देखते हैं क्या होता है। ये इसने वैल्यू चेंज कर दी, ये माइनस में जा रहा है वैसे देखा जाए तो, ये अलग से माइनस में, ऑटो में नहीं है वैल्यू पर ये माइनस में जा रही है, ठीक है। तो 364 डिग्री, अच्छा ओहो ये मैंने कुछ गलत किया है यहाँ पे, 109 200 माइनस में वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी फिर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा अभी माइनस फ्लोटिंग में। अब माइनस 200 की जगह डालते हैं 600, 22527, ये उसकी रेंज में ही आ गया, ये इसको कैलकुलेट कर रहा है, ये IW64। तो जनरल हमारा जो मैक्स काउंटर रहेगा यहीं पे ही है, बाकी जब हम रियल टाइम सिस्टम का काम करेंगे तब एग्जैक्टली समझ में आएगा कि काम कैसे कर रहा है। अभी आ गया हमारे पास मैक्स 700 डिग्री सेल्सियस। अब इस 700 डिग्री सेल्सियस को वी कैन कंपेयर कि व्हेन, और यहां से हम लोग वोल्टेज काउंट भी ले सकते हैं, इस चीज को भी आप कंपेयर कर सकते हो IW64 को। अकॉर्डिंगली यू हैव टू आइडेंटिफाई 27648 का हाफ कितना होगा, 27648, हाँ डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारा 13824, मतलब 13824 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 6912 मींस 2.5 volts and divided by 2, 3456 means 1.25 volts। तो इस तरीके से आप वोल्ट्स को डिफाइन कर सकते हो कि आपकी कितनी वोल्टेज आ रही है, एंड वोल्टेज के अकॉर्डिंग भी आप अपने सिस्टम को ये काउंट्स के साथ यहाँ पे मैनेज कर सकते हो कि इतनी ही वोल्टेज रहनी चाहिए पूरे सिस्टम में, और रेडियंस 1.0 से ऊपर नहीं जाएगा, ये रेडियन 0 पॉइंट समथिंग से लेकर 1 तक ही रहेगा। तो ये है हमारा
स्केल एक्स एंड नॉर्म एक्स, जो कि हमारा एनालॉग सिग्नल को कंट्रोल करता है। अब बाकी कंपेयर इंस्ट्रक्शंस लगा के कि हाँ, जैसे हमने वो लगाया था, लगा के देखते हैं। यस, कि अगर हमारी वैल्यू, वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी सारा कंपेयर का पार्ट है। मेन ये दो चीजें हैं, ये आपके पास पता होनी चाहिए, ग्रेटर देन और लेस देन MW2 if greater than 30 और MW2 greater than 650, तो हमारी एक परमिसिबल रेंज बन रही है। सपोज ये हमारा आउटपुट हाई होगा। अब इफ, अब लगा लेते हैं लोअर लिमिट की। इफ MW2 is less than 30, then Q0.1 low limit alarm ये जनरेट कर देगा। और अगर हमारा सिस्टम ग्रेटर देन MW2 is greater than 650, Q0.2 तो हाई लिमिट अलार्म जनरेट करेगा। अलार्म जनरेट कर देगा। अब जनरली हम लोग वोल्टेज को भी कंपेयर करते हैं, बट राइट नाउ वी कैनॉट डू, वी कैनॉट सिमुलेट एक्चुअली इट हैपेंस इन द इंडस्ट्री, राइट? कि जब वोल्टेज मेंटेन या करंट मेंटेन करना होता है तो उसमें क्या रहता है कि हम लोग इसे कंपेयर करेंगे, IW64 को। अगर हमारा वैल्यू, और साथ में ये फाइनल वैल्यू भी कंपेयर होगी कि सपोज वो 650 डिग्री से अबव जाता है, यानी कि दैट मीन्स हमारी वोल्टेज जो है वो ज्यादा हो रही है, इस रेंज से ज्यादा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक क्लोज लूप सर्किट बनाते हैं, फीडबैक सिग्नल देते हैं कंट्रोलर को, एंड विल आस्क कंट्रोलर टू रिड्यूस द वोल्टेज, कि वोल्टेज को रिड्यूस करे, जो उसका सोर्स है वहां पे उसे रिड्यूस कर दे, उसकी सप्लाई को थोड़ा कम कर देते हैं हम लोग, सो दैट कि हमारी वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाए। और जैसे ही वो डिक्रीज होगी, एकदम से तो नहीं आएगी, आस्ते आस्ते, उसमें हमारे पास रेगुलेटर लगा होगा, वोल्टेज रेगुलेटर लगा रहेगा सिस्टम के साथ, या करंट के लिए भी लगा रहेगा, तो हम उसे लिमिट करते रहेंगे। जैसे ही वो परमिसिबल रेंज के अंदर आएगा, वो वोल्टेज को वहीं पे मेंटेन करके रखेगा। उस केस में IW64 को हम कंपेयर करेंगे, बट वो अभी हम लोग यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं आ रहा है, मैनुअल ही है जो कुछ आ रहा है, ठीक है। और अगर वो बिलो जाता है 30, तो हम उसे इंक्रीज करेंगे कि 30 और 650 के बीच में ही वोल्टेज रहे, सो दैट हमारा जो टेम्परेचर है 330 और 650 डिग्री के बीच में ही मेंटेन करें। इफ अगर कोई मॉल फंक्शन होता है और बिलो जाता है या अबव जाता है, तो ये अलार्म जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। स्टिल इट विल ट्राई टू मिनिमाइज द वोल्टेज और इंक्रीज द वोल्टेज, व्हाटएवर द सिनेरियो वुड बी, बट हमारे पास अलार्म्स जनरेट कर दिए जाएंगे, और उस बेसिस पे हम सिस्टम को ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ कैसे करते हैं? सिस्टम में क्या रहता है, इंडस्ट्री में क्या रहता है कि सपोज हमारे पास लो लिमिट का अलार्म आया, अलार्म्स आते रहते हैं, हमें मशीन बंद नहीं करनी है। जनरली उसमें क्या रहता है कि अगर सपोज ये अलार्म आता है, लो लिमिट अलार्म आता है, इफ दिस पर्टिकुलर अलार्म विल सस्टेन फॉर नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, जो कि उसकी परमिसिबल रेंज है, एक हमने ले ली कि हाँ इतनी देर तक अगर ये इस अलार्म से रहता है या इससे ऊपर जाता है, तो ऑटोमेटिकली इट विल डिस्कनेक्ट द होल सप्लाई। अगर 3 सेकेंड के अंदर अंदर जो भी हमने टाइम प्रोवाइड किया होगा, जो भी रिक्वायर्ड टाइम होगा, जो गिवन टाइम होगा, अगर वो लो लिमिट का अलार्म हट जाता है तो मशीन बंद नहीं होगी। सेम वैसे ही हाई लिमिट के साथ होता है। अगर 651 डिग्री आ जाता है या उससे ऊपर जाता है टेम्परेचर,
तो यहाँ पे भी एक टाइमर सेट होगा कि अगर ये अलार्म 650 से अबव गया और 3 या 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड जो भी टाइम यहाँ पे मेंशन है उतनी देर तक सस्टेन किया, कांस्टेंट रहा, देन मेन सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी और जो टेम्परेचर है उस वहां पे कूलेंट आनी शुरू हो जाए, टेम्परेचर को डाउन करना शुरू कर दिया जाएगा। बहुत सारे प्रोसेसेस होती हैं उसमें, ठीक है। बट इफ अगर वो अलार्म आके विद इन 10 सेकेंड या जो भी हमने टाइम प्रोवाइड किया है आके चला गया, वोल्टेज मेंटेन हो गई, टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, तो मशीन बंद नहीं होगी। तो ये चीजें होती रहती हैं, बट हमारे पास लॉगिंग सिस्टम रहता है, उसमें हम लोग ये जरूर मेंशन करते हैं, लॉग बनाते हैं कि कौन से अलार्म कितनी देर आए, कब तक सस्टेन किए और हमें मशीन बंद करने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी, वो सारा कुछ चेक किया जाता है और फिर उस चीज के ऊपर काम किया जाता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए कि अलार्म्स जनरेट ना हो। अलार्म्स मतलब वो परमिसिबल रेंज में रहे, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चीजें रहती है। बोलिए। ये मैंने बताया ना 108 जो है, जब मैंने बताया ना एक काउंट दिया हुआ है, तो जब हम लोग यहाँ पे IW64 यानी कि वर्ड में जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 108 पे ही मैक्स आ रहा है इसका। ये फिक्स है इसमें, अगर आप वर्ड के साथ यूज कर रहे हो तो 108 पे मैक्स आ रहा है। जनरली इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस रहती है, अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट स्टिल इट विल बी कमिंग एट 108। ये मैंने भी चेक किया, रीजन क्या है इसके पीछे वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे 27648 है, अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि 27648 ही क्यों ली गई। ये स्टैंडर्ड फिक्स की गई है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, इसका कहीं पे भी कोई भी डिस्क्रिप्शन या क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वाई 27648 इज देयर। वैसे यहाँ पे जो मैक्स वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं थ्रू एनालॉग और थ्रू सिमुलेटर तो 108 पे मैक्स आती है। इसका कोई पीछे बिहाइंड लॉजिक या रीजन नहीं है। यहीं पे चेक करा देता हूँ मैं यार। देख लिया, कोई रीजन नहीं है इसके पीछे, वही सेम आपको मिलेगा। मैन्युफैक्चरर ने या डेवलपर ने इसके पीछे कोई रीजन छोड़ा ही नहीं है, वही सेम आपके पास रिजल्ट्स आते रहेंगे बार बार। तो इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है वो डेवलपर ही बता सकता है कि उसने किस बेसिस पे ये चीज सेट की है। बट स्टैंडर्डाइज यही चलता है हर एक वेंडर की मशीन के साथ, चाहे मित्सुबिशी की है, एलन ब्रेडली है, डेल्टा है, ओमरोन है, कोई भी ब्रांड की पीएलसी है, उसके साथ यही काउंट लगेगा। 27648 इज द मैक्सिमम काउंट। और अगर आप देखो जनरली ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं वॉच टेबल के थ्रू, ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट हैव एनी रियल टाइम इट राइट नाउ, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे होते तो पीएलसी के साथ हो जाता, पीएलसी में है पोटेंशियोमीटर लगे हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पे उस चीज के साथ उसने 108 का काउंट लिया हुआ है। अब इसके बिहाइंड उसका क्या लॉजिक है, ये मैन्युफैक्चरर के पास ही आंसर है, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये कहीं पे भी किसी भी मैनुअल में या किसी वीडियो में या किसी ट्रेनिंग में नहीं बताया गया है कि ये किस पर्टिकुलर बेसिस पे 108 पे 27648 आ रहा है। तो ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, जस्ट एक मैन्युफैक्चरर ने काउंट सेट किया 108, दैट्स इट। तो इसलिए हमें जब मैनुअल इसके साथ वॉच टेबल के साथ कर रहे हैं, मैनुअली पुट कर रहे हैं, तो इसमें काउंट सेट करके रखा हुआ है, ये प्रोग्रामिंग में इनबिल्ट है। यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हुए कि हाँ मेरी वजह से 108 आ रहा है या किसी प्रोग्रामर ने 108 डाला तो ये आ रहा है। ये पहले से ही सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्ड है, जो डेवलपर है उसने ही सेट करके रखा है कि 108 पे 27648 आएगा। इसके पीछे का रीजन कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ना किसी मैनुअल में, ना किसी ऑडियो विजुअल किसी भी ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो ये है हमारा एनालॉग, स्केल और नॉमेक्स।
नॉर्म एक्स एंड स्केल एक्स। तो ये ध्यान रखना कि पहले नॉर्म एक्स लगेगा, देन उसके बाद स्केल एक्स लगेगा। ये दोनों एक साथ ही यूज होंगे, नॉर्म एक्स एंड स्केल एक्स। ठीक है, अब इसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन एक इसी के ऊपर। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी, कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है। बताया था कैसे। आपने 2 मिनट। और सर मेरा इंस्टॉल से 2 मिनट पे अटका हुआ है, अब दोबारा हाँ, वो अटकता है काफी देर। आपने ये अनइंस्टॉल किया था? ये भी इसका? हम्म हम्म। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, चलना चाहिए। हाँ आ रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूँ, काफी सारे मेरे पास आए, आदर्श भी आया था। तो हमने चेक किया कि वो नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जब हम लोग इंस्टॉल करने के बाद जब हमारे सीपीयू आ रहे हैं, सीपीयू के बाद में पॉपअप नहीं आ रहा है, एक्टिवेटिंग की एक्टिवेशन का पॉपअप नहीं आ रहा है। वही एक इशू है, क्योंकि जैसे हम लोग सीपीयू ऐड करेंगे, अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे ऐड न्यू डिवाइस पे, अगर हम गए, जैसे हमने ये किया, तो ये सीपीयू हमारे रेड कलर में है, और जब हम इस पे डबल क्लिक करते थे तो हमारे पास एक पॉपअप आता था, प्रोफेशनल S7 प्रोफेशनल। वो की थी एक्टिवेशन की, वो कहीं पे मिसिंग है, वो पॉपअप। कहाँ? क्या हुआ, फिर से बोला, आवाज ब्रेक हो रही है। सर हाँ हाँ। हम्म हाँ, नहीं मिलेगी। एक दिन के लिए आ रहा है? मतलब कल इंस्टॉल किया, आज खत्म? अरे ये तो बड़ा गलत है यार, वैसे तो 21 डेज का आना चाहिए। वेट अ सेकेंड। ठीक है, कोई नहीं, इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों के पास सारे के सारे सिस्टम में लाइसेंस है, तो हम लोग इसके साथ वो खेल भी नहीं सकते कि हाँ ट्रायल डालें। ट्रायल डालेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कोई नहीं, मैंने आपका देख लिया, देखते हैं क्या इसमें और इश्यूज है। बाकी लोग भी अभी ये आदर्श कर रहा है, आदर्श का देख लेते हैं क्या आता है। रिस्टार्ट कह रहा है, कर क्या हूँ क्या सर रिस्टार्ट? हाँ हाँ, रिस्टार्ट कर लो ना, अगर रिस्टार्ट के लिए क्या रहा है। ओके सर। हम्म। देखते हैं, अगर अभी स्टिल भी अगर वही प्रॉब्लम है तो फिर मैं डिस्कस करता हूँ, देखता हूँ क्या इसमें सॉल्यूशन हो सकता है। सर एक बार शो कर सकते हो सर आप एक्टिवेटेड, मतलब कैसे दिखेगा कि प्रोडक्ट एक्टिवेटेड है या नहीं, टीआईए अरे पोर्टल हमारा। मेरे पास तो ये लाइसेंस है प्रॉपर, तो मेरा तो एक्टिवेटेड ही रहेगा। मेरे पास ट्रायल लाइसेंस नहीं है ना, ट्रायल लाइसेंस होता तो मैं दिखा देता। नहीं सर, सर मेरे को लाइसेंस की मिली थी, मैंने डाली थी, अब मेरे को ये नहीं पता लग रहा कि वो अनलिमिटेड हुआ है या कैसे हुआ है। आप वो अपना स्क्रीन शो करो, मैं बताता हूँ अभी।
ये आप ओपन करो ऑटोमेशन लाइसेंस मैनेजर। अभी जाओ आप लोकल सी में, ठीक है। अभी ऊपर देखो लाइसेंस की नजर आ रही है ना लिखी हुई ऊपर, हाँ क्लिक करो। ये है सर ऑप्शन, मतलब ठीक सर है, ये सारी। हाँ हाँ 2 मिनट दो, इसको ना मैक्सिमाइज कर दो। अनलिमिटेड लाइसेंस, अनलिमिटेड सीरियल नंबर 9 इंस्टॉल है। थोड़ा लेफ्ट में स्क्रॉल करना, आज लेफ्ट ही है मैक्स। सिमेटिक PCS 7, ये तो PCS 7 कहाँ से आ गया इसमें? CCAC फ्लोटिंग अनलिमिटेड सिमेटिक विनेसी सिमेटिक। डाउन करो, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। RTB ठीक है, नीचे गया। वापस जाते जाओ जाते जाओ, लास्ट तक दिखाओ क्या है। वेट वेट, प्रोडक्ट, हाँ ठीक है आगे। ये कहाँ से मिल गई लाइसेंस? सर मिल गई थी ढूंढ यूट्यूब से। ठीक है, वापस डाला तो है। WinCCHMI लॉगिन भी एक्टिव है। राइट क्लिक है। एक्चुअली क्या होता है, जो साइड में स्टेटस बने होते हैं ना, ये ब्लू कलर के हो जाते हैं। सर बस यहाँ एक पे ट्रायल शो कर रहा है, वो दिखाता हूँ सर मैं। हाँ दिखाओ 1 डे का। ये तो अनलिमिटेड दिखा रहा है वैलिडिटी सारी। सिमेटिक का होगा तो फिर 1 डे ही चलेगा। सिमेटिक स्टेप 7 का हाँ सर उसका 1 डे दिखा रहा है, बस बाकी सारे अनलिमिटेड है। बस, तो फिर वो एक ही दिन चलेगा। ये जैसे ट्रायल आज तो 0 डेज हो गया, मतलब बंद ही हो गया वो। ये गया, ये देखो इसमें आ गया ना वो वॉच बन के सिमेटिक S7 स्टेप 7। 1500, ये 1500 वाला क्यों चल रहा है? 1200 का तो अलग है ना। अच्छा एक बारी ये सॉफ्टवेयर ओपन करना, इसे बंद करो, अभी लग जाएगा पता। चल रहा है? ये तो सर पहले से ओपन है, बाद में बंद करके ओपन करो शायद चले ना। चलाओ देख लेते हैं, बंद होगा कोई बात नहीं। अभी सर बंद करके चलाऊं या ऐसे ही हाँ हाँ रन बंद करके चलाओ, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये 1500 का, यस कर लो इसको। हाँ 1500 का दिखा रहा है। ये अभी डाउनलोड नहीं होगा, आपने सिमुलेटर बंद कर दिया ना, डाउनलोड नहीं होगा। सेव हो जाएगा पर डाउनलोड नहीं होगा। चल तो रहा है। अभी हाँ ठीक है। अभी ना ऐड न्यू डिवाइस में जाना, इसे छोड़ दो। अभी ऐड न्यू डिवाइस में जाओ, 1500 ओपन करो। 1500 CPU ओपन करो, कोई भी CPU ओपन करो। ये भी शो हो रहे हैं, चल तो सारे रहे। ऐड मत करना, ऐड मत करना, ये चल रहे सारे चल रहे हैं। अभी तो चल रहा है सारा। कल पता लगेगा इसका कि ये बंद हुआ या नहीं। वैसे चल तो रहा है ये। 1500 का दिखा रहा है ना उसमें, देखो लाइसेंस मैनेजर में 1500 के आगे गया है। 1200 वाले अनलिमिटेड दिखा रहे हैं सारे के सारे। यस सर। तो शायद चलना ही चाहिए ये। अगर जाएगा भी तो 1500 का CPU ओपन नहीं कर पाओगे, बाकी चलता रहेगा। ये तो सारे अनलिमिटेड है। कोई नहीं, कल लग जाएगा पता, नहीं तो फिर देखते हैं। बाकी जहां से अगर ये फिर मिली, अगर चल पड़ा कल भी, बाकियों को भी वहीं से दिला देना लिंक दे के भाई कहाँ से मिला है, क्योंकि ये चीज मैं नहीं दे सकता। हमारे पास भी ऑप्शंस है, एक स्पेशल की आती है जिससे हम लोग कहीं पे भी इंस्टॉल करके उसे परमानेंट बना सकते हैं विदाउट बाइंग एनीथिंग। तो वो हम लोग नहीं डाल सकते, वो बता भी नहीं सकते, हमारे लिए प्रॉब्लम है।
क्योंकि फिर वही है ना कि फिर परचेज कौन करेगा अगर हमने वो मेथड दे दिया तो ये तो नुकसान हो जाएगा ना बिजनेस का। यस तो हम नहीं बता सकते। हाँ, अब अगर आप ढूंढ लेते हो H कीज या M कीज करके एक अलग से आता है, सॉफ्ट कीज होती है वो, शायद आपने वही इंस्टॉल की है। सर थोड़ा मेरे लंबा। को गूगल पे टाइप करा तो मेरे को एक वीडियो मिल गई थी, उसमें सर ये EKB हम्म, इंस्टॉलर मिला था। हाँ EKB है ना। यस सर, EKB इंस्टॉलर। हाँ हाँ, बस वही है। ये परमानेंट ही है, बट ये है कि भी इसमें ये प्रॉब्लम रहता है। अभी तो आप चलो डाल रहे हैं, जब आप इंस्टीट्यूट में आओगे और कई बार ऑडिट होता है इन सभी चीजों का भी, तो ऑडिट में अगर ये चीज सामने आएगी तो फिर हैवी फाइन ठोक के जाती है कंपनी, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। यू हैव टू बाय अगर हम लोग किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कॉलेज में या किसी इंडस्ट्री में अगर कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो इट शुड बी अ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर। इस तरीके से EKBs हम लोग डाउनलोड नहीं कर सकते। ये इसको बोलते हैं इजी की कुछ करके होती है, ब्लॉक्स होते हैं ये, तो इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं और बहुत अलग अलग तरीकों से डलती है ये, और ये कारगर है। ठीक है, आपको मिल गया, अच्छी बात है, बाकी लोगों को चल जाएगा ये, होपफुली कल भी चले। अगर ना चलेगा तो सिर्फ इसमें जो 1500 का CPU है वो ना चले, 1200 तो चल ही सकता है, इसमें चांसेस पूरे हैं। ओके सर। अभी किसी को डाउट है? नहीं है तो फिर क्वेश्चन दूं मैं करने के लिए? वैसे पहले के भी काफी क्वेश्चन पेंडिंग है आप पे। सर वो बॉटल सिस्टम वाला चेक कर दो सर एक बार। हाँ बताओ। बॉटल वाला वही ना, एवरी 4th बॉटल क्वालिटी। यस सर। चलो दिखाओ। सिमुलेटर तो ऑन ही है ना शायद। यस सर। सर ये टोटल काउंट, डिफेक्टिव, गुड काउंट और लोड काउंट, इन दोनों का सम सर इसके इक्वल रह रहा है, गुड काउंट और इसका टोटल काउंट के। और एवरी 5th काउंट पे लोड काउंट बढ़ रही है, और एवरी मतलब जब इस पे 4 आएगा तो ये डिफेक्टिव काउंट बढ़ जाएगी। ठीक है, चल रहा है ना? यस सही है। कौन है यार? वेट अ सेकंड। हाँ ठीक है, सही बनाया। तो आपने इसमें इंक्रीमेंट का यूज किया हुआ है? यस सर। बैच फंक्शन में और क्या यूज किया आपने इसमें? कहीं पे सब्ट्रैक्ट या एडिशन का यूज हुआ है? नहीं सर, मैंने सर इंक्रीमेंट ही करा है, खाली 1-2 सेकंड का डिले देना था उसके लिए T1, बाकी सब में इंक्रीमेंट ही करा है। सही है। जो मैंने लॉजिक बनाया था उसमें मैंने सब्ट्रैक्ट का यूज किया था, और सही है। इंक्रीमेंट का, हाँ मैं समझ गया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगा के आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों लगे होंगे, इंक्रीमेंट ही है। फिर इंक्रीमेंट ही लिया है। ठीक है।
बाकी किसी ने बनाया है? यस सर। ये देख, ठीक है। मुस्कान ने भी बनाया है। कौन प्रेजेंट कर रहा है? हाँ करो। इसके बाद हमारी लास्ट इंस्ट्रक्शन है शिफ्ट एंड रोटेट, और फिर हम रीसेट क्यों किया? किसने बोला? अच्छा, तो बाकी मैक्सिमम काउंट तो आ ही रहे हैं ना, टोटल नंबर वहां आ तो रही है नीचे बस। ठीक है, हाँ लॉजिक चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, ठीक है, बढ़िया है। सही है, बिल्कुल सही है, गुड। सर मैंने काउंटर से बनाया। काउंटर से बनना था। अच्छा, आपने इसके अलावा कुछ और नहीं यूज किया? आपने ना इंक्रीमेंट यूज किया है ना कुछ और है, ये कहना चाह रहे हो? यस ठीक है, हाँ काउंटर से वेरी गुड। बताओ बताओ। सर। खुशबू, ठीक, हाँ ये बोलिए। टोटल काउंट के लिए, ये ठीक, जो गुड्स प्रोडक्ट थे, और ये तीसरा वाला जो लॉट्स के लिए थे। बाकी सारे ये वाला तो मेमोरी जो सब्ट्रैक्ट करनी थी। ठीक है। अच्छा, आपने तो सब्ट्रैक्ट यूज टोटल, किया है? हाँ ठीक बाकी है, ये गुड। यूज़ किया था इसके लिए कि फिफ्थ काउंट पे जैसे फिफ्थ काउंट हो जाए तो टाइमर ऑन हो जाए और ये बंद हो जाए ठीक है, दूसरे, ताकि ठीक काउंट है, स्टार्ट। ठीक है। 1 2 3, गुड, ठीक है, गुड, पॉज करने का और रीसेट करने के लिए इसमें ठीक है। मैंने जो सेकंड काउंट है वो CTOD किया ताकि हाँ, वो तो कोई भी लगा सकते हो आप, हाँ सही है। डिक्रीमेंट करने के लिए सही है, मॉड सही है, हो जाएगा। वो भी सही है। गुड, 3 डिफरेंट लॉजिक्स मिल गए हमें, वेरी गुड। सर मैंने काउंटर के साथ मॉडुलस ऑपरेशन यूज किया है। सही है, चल रहा है ना? यस सर। बताओ। ये साहिल ने भी मॉड ही यूज किया हुआ है ना? यस सर। दोनों ने मिलके तो नहीं बनाया कहीं? नो सर। सर मैंने तो थर्सडे को बना लिया था। ओ वेरी गुड भाई। ठीक है, वेरी गुड। 8, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। सही है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। MW2, ये क्या लगाया यहाँ पे आउटपुट पे मॉड के? सर ये मॉड के ये आउट पे MB1
MB1 तो कहीं पे यूज किया MB1 का कोई यस सर सर MW0? यहाँ हाँ ये ठीक है, कहीं MW0 तो नहीं यूज किया कहीं पे? नो सर ठीक है, सही है, गुड। MW10 यूज किया हुआ है, गुड, सही है। खुशबू खुशबू ने भी ट्राई किया है। प्रेजेंट कर रहे हो खुशबू? ठीक है, जब तक ये प्रेजेंट करते हैं तब तक क्वेश्चन नोट करो एनालॉग के लिए। When so we have to हाँ बताइए कौन है सर question? हाँ जी, मेरे में क्लॉक नहीं काम कर रहा है। क्या नहीं काम कर रहा है? क्लॉक नहीं काम कर रहा है। हाँ, आप क्या करो, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, इनेबल करने के बाद सेव करो, डाउनलोड करो, वो काम करना शुरू कर देगा। सिर्फ वो कर चुकी हूँ, इनेबल करने के बाद ही सेव डाउनलोड किया था, उसके बाद दिखाओ, चलो दिखाओ। ठीक है खुशबू, कॉपी का व्हाट्सएप कर दो, देख लेंगे। मॉनिटर करो। अभी सर पता नहीं ये कह रहा है रहने लग रहा है। PLC प्रोजेक्ट डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाना। इसे ऑनलाइन ऑनलाइन लो, ऊपर गो ऑनलाइन का ऑप्शन है ना, गो ऑनलाइन का ऑरेंज कलर में, राइट साइड गो ऑनलाइन। हाँ हाँ, क्लिक करो। नोट खुशबू, लग तो ठीक रहा है यार आपका, ये सॉल्यूशन तो ठीक लग रहा है, बाकी एक बार ट्राई करना पड़ेगा, ये लग तो ठीक रहा है। आपने डिवाइड किया है वैल्यू, हाँ ऑनलाइन आ गया। एरर तो कोई दिखा नहीं रहा इसमें, सच कोई भी एरर नहीं। अभी रुको, अभी हो रहा है, टाइम ले रहा है। देखो एरर तो कोई नहीं है। अभी क्या करो, आप गो ऑफलाइन जाओ, आपने मेन वैल्यू को 5 से डिवाइड किया ना ये मॉड में कुछ, हाँ, और वहां से फिर आपकी वो वैल्यू डिडक्ट होके आएगी 4, राइट, वही है ना? सर ये क्या था, जो दूसरा अप काउंटर है ना वो कंटिन्यूअस काउंट करेगा और हम्म, उसी के काउंट में 1 ऐड करके अगर वो 5 से डिविजिबल है हम्म, तो फिर हाँ तो फिर उसके आगे वो एक डिक्रीमेंट कर देंगे ठीक है, ठीक ऊपर है, वाले का। सही है, लेकिन ठीक आंसर है। नहीं आ रहा है इसका। आंसर तो अभी जब रन करेंगे ना तभी पता चलेगा इसमें भी क्या आंसर कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। सर काउंटर के साथ पेमेंट यूज करते हैं ना, वो तो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता पेमेंट। यस सर मैंने उसको डिक्रीमेंट करके किया था पर वो टेम्परेरी होता है, वो स्टोर नहीं हो रहा था। मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो रहता है, उसके बाद फिर वापस से वो दोनों सेम चलने लग रहा है। हाँ वही- चलो देखेंगे इसको भी, डिक्रीमेंट यहाँ पे भी हाँ यूज हुआ है। कोई नहीं, इसको देखते हैं कैसे है, एक बार वो भी दिखाना। अच्छा इसमें क्या है, प्रोजेक्ट 9 का एरर है, ठीक है।
अभी एक बारी डिवाइस प्रॉपर्टीज खोलो सीपीयू की। सीपीयू की अच्छा डिक्रीमेंट में ये स्टोर नहीं कर रहा है। डिक्रीमेंट में आके क्या हो रहा है कि ये सिर्फ एक बारी डिडक्ट करके फिर दोबारा डिडक्ट नहीं कर रहा है, राइट? यही हो रहा है ना? सर जैसे 4th एंड 9th वाले पे वो डिक्रीमेंट हुआ, लेकिन जब नेक्स्ट काउंट बढ़ रहा है वो तो फिर साथ साथ मतलब नेक्स्ट नोड +2 हो जा रहा है वो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। MW60 डिक्रीमेंट इक्वल टू 0 तो ये यहाँ पे इनपुट से सिग्नल जाएगा। 0 हुआ कब ये MW6? अच्छा डिविजिबल यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। इनेबल है 100 टू 100 की जगह 50 यूज करना, 100 की जगह 50 यूज करना। अच्छा डिक्रीमेंट का ये प्रॉब्लम आ रहा है, चलो देखते हैं इसको भी। ठीक है, गुड ट्राई तो अच्छी है, कम से कम एक प्रॉब्लम और समझ में आया कि हाँ यहाँ पे आपको डिक्रीमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, सेव और डाउनलोड कर दो इसको, देखते हैं अब क्या होता है। तो वहाँ चेंज भी तो करना होगा ना एड्रेस। कहाँ पे? अभी पहले सेव तो करो बाबा, सीपीयू को डाउनलोड भी करना है, ऐसे नहीं होगा ये। पहले डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है, फिर प्रोग्राम डाउनलोड करना है हमको। तो पहले इनेबल करने के लिए भी पहले हमें इनेबल करने के बाद सेव डाउनलोड, फिर जाके वो प्रोग्राम में यूज होगा। तो हम लोग जब भी इनेबल करेंगे फ्लैशिंग मेमोरी को तो पहले उसको डाउनलोड कराना है, देन उसके बाद प्रोग्राम डाउनलोड होगा यूज करने के बाद उस मेमोरी को, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगी। ओके सर, फिर ट्राई करते हैं। नहीं हो जाएगा, आपको देख लेते हैं अभी। अगर नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, साथ के साथ एक क्वेश्चन नोट करो बाकी लोग। We have to maintain a temperature range of 0 to 1000 degrees Celsius. Temperature range of 1000 degrees Celsius. The permissible range is 50 degrees Celsius to 900 degrees Celsius. The permissible range is 0 degrees Celsius, 50 degrees Celsius to 900 degrees Celsius. Okay. तो जब ये permissible range में होगा, so then there is a indicator that will be glow in a green color showing that the system is performing well. तो आप उसे टैग दे देना ग्रीन का। Whenever the range is go below, फिर से ट्राई करते हैं फिर। ठीक है, when the range is go below 50 degrees Celsius, then a low limit alarm will indicate. A low limit alarm will indicate. Low limit alarm will indicate. तो लो का अलार्म जनरेट करेगा, बट कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिग्नल नहीं है ये, तो इसमें हम लोग कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। छेड़छाड़ करेंगे हम लोग अपर रेंज में। सो व्हेन the temperature is below 50 degrees Celsius, then it will generate an alarm of low limit. And if that alarm will sustain for next 10 seconds, if that alarm will sustain for next 10 seconds, then the whole circuit should stop immediately. The whole circuit should stop immediately. ठीक है, जीरो रिटर्न नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आपने मेन सप्लाई ऑफ कर दी
तो उसके बाद सिस्टम बंद हो जाएगा, हम लोग फिर से वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उसको। ये मैनुअल प्रोसेस सोच के रखते हैं हम लोग। नाउ इफ द टेम्परेचर goes above 900 degrees Celsius to 950 degrees Celsius, 900 degrees Celsius, okay, 900 degrees Celsius to 930 degrees Celsius, 900 to 930 degrees Celsius above, then a high limit alarm will be generated. Then the high alarm will be generated. Now, if the alarm go beyond 930 degrees Celsius to 940 degrees Celsius, then this alarm will flash with the frequency of 2 Hertz. This alarm, this upper limit alarm will flash with the frequency of 2 Hertz. Now, if the alarm goes beyond 950 degrees Celsius, then this particular alarm will flash with the frequency of 1 Hertz. And if the alarm will sustain for next 10 seconds, then again the whole circuit should cut off and stop immediately. The whole circuit should stop and cut immediately. ठीक है, तो 9:30 तक ओके, कोई बात नहीं, जा सकता है। 9:40 पे फ्लैश करना शुरू कर देगा, 9:50 पे ये ज्यादा फ्लैश करेगा। तो आपका जो टाइमर है वो 9:30 से शुरू हो जाना चाहिए। 9:30 के बाद से आपका जो टाइमर है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग मैनुअली चेक करेंगे। और होता क्या, जनरली हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारे वोल्टेज रेगुलेशन जो हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, उन्हें सप्लाई देके इधर हम उसकी वोल्टेज को कम कर दे, सो दैट की जो हीट आ रही है या जो सप्लाई आ रही है वो मिनिमाइज हो जाए और हीट अपने आप स्लो डाउन हो जाए। और कूलेंट्स चालू कर देते हैं हम लोग, या फैंस ब्लोअर्स वगैरह चालू कर देते हैं। अभी हमारे पास सच कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, तो मैनुअली करना
हेलो, am I audible? यहाँ पे थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम आ गया। तो अभी मोबाइल से ऑनलाइन हुआ हूँ। तो ये रोलर इंडस्ट्री का कहाँ तक सुना था, कहाँ तक बोला था मैंने? ये हो गया था, ये एनालॉग वाला हो गया कंप्लीट क्वेश्चन? मेरे हिसाब से तो मैंने बोल दिया, बाकी सिग्नल बीच में चला गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा पेपर इंडस्ट्री का, या क्या कह सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, रोलर्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, व्हेन S1 is turned on, roller number 1 will turn on. When switch number 1 is turned on, then roller number 1 will turn on. When S2 is turned on, the roller number 2 will turn if and only if the roller number 1 is in on condition. S2 is turned on and turned on the roller number 2 if and only if the roller number 1 is in on condition. तो स्विच नंबर 2 से रोलर नंबर 2 ऑन होगा। कंडीशन ये है कि रोलर नंबर 1 जो है वो ऑन कंडीशन में होना चाहिए। When S3 is turned on, then roller number 3 should turned on, but the condition is if the roller number 1 and 2 is in on condition. कंडीशन ये रहेगी कि रोलर नंबर 1 और 2 वो ऑन कंडीशन में होने चाहिए। कोई टाइम बाउंड नहीं है, कुछ नहीं है। 3 स्विचेस है, 3 डिफरेंट रोलर्स है, 2 पे कंडीशन है। नाउ थर्ड कंडीशन इज फोर्थ, व्हेन S3 इज टर्न्ड ऑफ, जब हम S3 को टर्न ऑफ करेंगे, देन all the rollers should turn off simultaneously. Then all the rollers should turn off simultaneously. Remember, first and second switch अभी भी on condition में है। फर्स्ट और सेकंड स्विच अभी भी ऑन कंडीशन में है। ऑफ की कमांड सिर्फ अभी थर्ड नंबर स्विच से आ रही है। ठीक है, if S3 is turned off, then should turned off simultaneously. अब बचती है बाकी 2 conditions. So it depend upon the operator's choice whether he or she will turn off switch number 1 first और switch number 2 first. अगर वो 2 को पहले बंद करता है तो भी कोई रोलर ऑन नहीं होना चाहिए। अगर वो 1 को पहले बंद करता है, 2 को बाद में बंद करता है, तो भी कोई रोलर ऑन नहीं होना चाहिए। At any case, when switch number 1 or 2 is going to be turned off, then no roller should get on. No roller should get on. ठीक है, got it? हेलो, हाँ, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो S1 से रोलर नंबर 1 ऑन होगा, S2 से रोलर नंबर 2 ऑन होगा। कंडीशन ये है कि रोलर नंबर 1 ऑन कंडीशन में होना चाहिए। और स्विच नंबर 3 से रोलर नंबर 3 ऑन होगा। कंडीशन ये है कि रोलर नंबर 1 और 2 दोनों ही ऑन कंडीशन में होने चाहिए। अगर दोनों में से एक भी बंद होता है तो रोलर नंबर 3 काम नहीं करेगा। ठीक है, फोर्थ कंडीशन ये कह रही है कि व्हेन स्विच नंबर 3, जब हम स्विच नंबर 3 को ऑफ करेंगे तो तीनों के तीनों रोलर एक साथ बंद होंगे। कंडीशन अगर एक भी चलता रह गया तो पेपर या कपड़ा, जो भी हम लोग जिस भी इंडस्ट्री में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो फट जाएगा, क्योंकि रोलर्स में ही ये बन के आते हैं। अगर आपने कभी देखा हो कपड़े की दुकान में जाके या कभी पेपर इंडस्ट्री का, तो वो रोलर्स में ही रूल्स में ही रहते हैं। तो एक पूरा का पूरा थान एक रोल बन के आता है उन सभी चीजों का, और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है जहां जहां पे भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है।
व्हाइट पेपर बनता है, व्हाइट ही कपड़ा बनता है, बाद में उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है, तो कपड़ा फट ना जाए, तो इसलिए तीनों ही रोलर एक साथ ऑफ होने चाहिए। अब बचे दो कंडीशंस, स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 2, वो दोनों अभी भी ऑन कंडीशन में है। नाउ रैंडमली ऑपरेटर पहले स्विच नंबर 2 को, आफ्टर स्विच नंबर 3 ऑफ होने के बाद, स्विच नंबर 3 के ऑफ होने के बाद, अब ये जो दो स्विचेस है उनके लिए उसके पास चॉइस है, वो पहले स्विच नंबर 2 को भी बंद कर सकता है, स्विच नंबर 1 को भी बंद कर सकता है। एट एनी केस डजंट मैटर व्हिच स्विच ही और शी विल टर्न ऑफ एट फर्स्ट, कोई भी रोलर ऑन कंडीशन में नहीं आना चाहिए। और जब हम वापस से, जब पूरे सिस्टम को हमने ऑफ कर दिया, यानी कि तीनों स्विचेस ऑफ हो गए, और जब दोबारा से ऑन करें तो वो वैसे ही काम करें जैसे नॉर्मली काम कर रहे थे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो अभी आपकी 4 बजे दूसरी क्लास भी है, जो लोग प्रेजेंट है व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर दें पी, और विल सी यू टुमारो। और कल हम लोग आपकी लास्ट इंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन जो अभी का है वो भी हम देखेंगे, जो एनालॉग वाला है। ठीक है, ओके, सी यू, थैंक यू, बाय। अरे कैसे इंस्टॉल कर रहा है? मेरे में नहीं आ रहा यार, स्टेप 7 बेसिक 2 बार कर चुका। कंट्रोल पैनल से किया, सब कुछ हटा दिए, जो भी साइमेंस एजी के थे सब हटा के किया है, सब हटा दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा है। क्या? ये रुक जा। Entire screen। आ गया? हाँ हाँ। बता, भेज। कहीं भेज दे। हाँ हाँ, सब भेज दे। एक्सेस दे। हाँ।
अरे तो पहले ये तो बता, स्टेप 7 लाइसेंस मैनेजर क्यों नहीं आ रहा? ये तो ये नहीं समझ में आ रही। टुप्पू ना कर, भेज दे। हाँ वही है, वही है। भाई जिप फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी, कितनी बड़ी भेज रहा है? हाँ तो आ जाएगी, भेज दे जल्दी से। तूने भी तो कंट्रोल पैनल से ही हटाया होगा। तो मैंने भी तो यार मैंने भी सब कुछ हटा के किया है यार। कुछ कुछ ओए, कुछ चेक अनचेक तो नहीं करना था? अरे बहुत लॉगिन कर दिया मैंने। मेरे को आईडी बता, तेरी आईडी नहीं है मेरे